दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल न्यूज टॉक 24 में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन, जिसको हम एटम बम यानी न्यूक्लियर बम के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वेपन को बनाने वाले शख्स और उसके नुकसान के बारे में, जो ना सिर्फ इंसानों के लिए खतरनाक है बल्कि नेचर में हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है, ये वेपन उन सब चीजों के लिए कितना खतरनाक है। इस वेपन को बनाने में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो फादर ऑफ एटम बम यानी ओपनहाइमर का आता है, जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन की कुछ थ्योरीज और अपनी जहानत से इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम किया और इसे सिर अंजाम दिया। ओपनहाइमर ने 1938 में अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए एटॉमिक फ्यूजन की खोज की थी, जो बाद में एटॉमिक बम बनाने में काम आया। हालांकि रॉबर्ट ओपनहाइमर का इस टेक्नोलॉजी को बनाने का नजरिया बस एक रिसर्च था, मगर उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के जब रिएक्शन को देखा तो वो खुद इसके खिलाफ हो गए और अपनी ही बनाई इजाद को उन्होंने दुनिया और दुनिया के लोगों के लिए तबाही का सामान कहा। और कुछ बुक्स के रेफरेंस ये भी बताते हैं कि उनको बेहद अफसोस हुआ कि उन्होंने जो चीज इंसानों को बना के दी वो न सिर्फ इंसानों बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाही का सामान बन सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि एटॉमिक बम होता क्या है। एटॉमिक वेपन एक बेहद धमाकेदार डिवाइस है जो न्यूक्लियर रिएक्शन से तबाही मचाता है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, आइए अब आपको समझाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरीके के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, दूसरा होता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा एटॉमिक न्यूक्लियाई आपस में जुड़ते हैं, जिसके नतीजे में एनर्जी और न्यूट्रॉन निकलते हैं। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में एटॉमिक न्यूक्लियाई यानी एटम का न्यूक्लियस टूटता है, जिसके नतीजे में न्यूट्रॉन्स और एनर्जी के साथ साथ अल्फा पार्टिकल्स और गामा रेज भी निकलती है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एटॉम में होता है। आइए अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की। ये ऐसा प्रोसेस है जो फजाई मटेरियल को इस्तेमाल करके हासिल होता है। फजाई मटेरियल ऐसा मटेरियल है जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, जैसे कि यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। जब एक क्रिटिकल मेस हासिल हो जाता है तो उसमें एक चेन रिएक्शन यानी ऐसा रिएक्शन जो चलता रहता है और कायम हो जाता है, जो धमाकों की सूरत में बहुत ज्यादा एनर्जी निकालता है। आइए अब हम आपको बताते हैं इसके जनरल प्रोसेस के बारे में। पहला, न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन। इसमें किसी भी भारी एटम जैसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 के न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन हिट किया जाता है। दूसरे अल्फाज में न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया जाता है। दूसरा, न्यूक्लियस स्प्लिटिंग। न्यूट्रॉन की अब्जॉर्प्शन हैवी न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर देती है और इसे दो न्यूक्लियाई में तोड़ देती है। तीसरा, न्यूट्रॉन रिलीज। इस न्यूक्लियस के टूटने के प्रोसेस में दो या दो से ज्यादा न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। चौथा, चेन रिएक्शन। अब जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो दूसरे हैवी न्यूक्लियाई के साथ टकराते हैं। इस तरह वो न्यूक्लियाई भी टुकड़ों में टूटते हैं। नतीजतन मजीद न्यूट्रॉन्स के निकलते जो एक चेन रिएक्शन यानी कभी न खत्म होने वाला रिएक्शन पैदा करते हैं। पांचवा, एनर्जी रिलीज। इस बार फिजन रिएक्शन के बाद बहुत ज्यादा तादाद में एनर्जी हीट और रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है। छठा, कंट्रोल एंड यूटिलाइजेशन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दो तरह के होते हैं, कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में दो चेन रिएक्शन को एहतियात के साथ चलाया जाता है, जबकि अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में चेन रिएक्शन बहुत तेजी से काम करता है। नतीजतन बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। बहुत भारी तादाद में एनर्जी निकलने के नतीजे में धमाका हो जाता है। यहाँ एक बात जो अहमियत की हामिल है वो ये है कि अनकंट्रोल न्यूक्लियाई फिजन रिएक्शन बहुत खतरनाक और तबाहकुन है, जिसके असरात बहुत देर तक रहते हैं। इसके बुरे असरात पर बात करने से पहले आपको बताते हैं। पहला एटॉमिक बम ट्रिनिटी 16 जुलाई 1945 में यूनाइटेड स्टेट के मैक्सिको में एल्मोगार्डो के नजदीक एक सहरा में टेस्ट किया गया। इसके फौरन बाद 6 अगस्त 1945 में वर्ल्ड वार 2 के दौरान पहला एटॉमिक बम हमला जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया, जो कि एक हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामी एटम बम को गिराकर किया गया और ठीक 5 दिन बाद फैट मैन नामी एटम बम को गिराकर नागासाकी में किया गया।
जिसमें हिरोशिमा में गिराए गए बम हमले में लगभग 1,40,000 लोग मारे गए, जबकि जो नागासाकी पर गिराया गया उसमें भी लगभग 74,000 लोग मारे गए थे। दूसरा, चेर्नोबिल यूक्रेन 1986। हालांकि चेर्नोबिल आपदा एक परमाणु बम हमला नहीं था। इस आपदा में लगभग 50 लोग मारे गए थे। इसने पर्यावरण में भारी मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री छोड़ी, जिससे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और पर्यावरण परिणाम हुए। तीसरा, 3 माइल आइलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका 1989। एक परमाणु दुर्घटना। ये घटना पेंसिल्वेनिया के एक बिजली संयंत्र में हुई। हालांकि इससे कोई मृत्यु या लंबे समय तक प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन इसने परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ा दी। चौथा, फुकुशिमा जापान 2011। एक शक्तिशाली भूकंप और सुनामी के बाद फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मंदी आ गई। इसने रेडियोधर्मी सामग्री छोड़ी और जिसके बाद आसपास के निवासियों को बाहर निकलना पड़ा। पांचवा, सेमी बैलिस्टिक कजाकिस्तान 1949 से 1989। सेमी बैलिस्टिक परीक्षण स्थल का उपयोग सोवियत संघ द्वारा व्यापक परमाणु परीक्षण के लिए किया गया। इन परीक्षणों के आसपास की आबादी के स्वास्थ्य और कल्याण पर गंभीर परिणाम हुए। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमले के बाद लंबे समय तक स्वास्थ्य प्रभाव महत्वपूर्ण थे। जीवित बचे लोगों, जिन्हें हिबुकुशा के नाम से जाना जाता है, विकिरण बीमारी, कैंसर के बढ़ते जोखिम और आनुवांशिक उत्परिवर्तन जैसे विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दा अनुभव किया। ये प्रभाव जीवित बचे लोगों के साथ साथ उनकी संतानों पर भी देखा जा सकता है। बम विस्फोटकों का प्रभावित व्यक्तियों और उनके समुदायों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा। ये परमाणु हथियारों के विनाशकारी परिणामों का एक गंभीर याद दिलाता है। परमाणु बम हमले से बचे लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ प्रमुख चुनौतियों में विकिरण बीमारी, जलन और चोटें जैसे शारीरिक स्वास्थ्य मुद्दे शामिल थे। उन्हें विकिरण जोखिम के दीर्घकालिक प्रभाव का सामना करना पड़ा, जिससे विभिन्न प्रकार के कैंसर विकसित होने का खतरा बढ़ गया। इसके अतिरिक्त विकिरण के बारे में गलत धारणाओं और संभावित आनुवांशिक असमानताओं के डर के कारण कई लोगों को भेदभाव और कलंक का सामना करना पड़ा। बम विस्फोटों के कारण जीवित बचे लोगों को शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक चुनौतियों के बीच अपने जीवन का पुनः निर्माण करना पड़ा। ये उनके लिए एक कठिन यात्रा थी। दोस्तों, यहाँ तक तो हमने आपको बताया इसके बनने से लेकर इसके नुकसानात के बारे में। अब हम बात करते हैं दोहरे हालात को देखते हुए भविष्य में अगर ऐसी स्थिति किसी भी व्यक्ति के सामने आती है तो इससे बचा कैसे जाए। दोस्तों, आपको लगभग हमले वाली जगह से कम 10 मील की दूरी ही इस खतरनाक आफत से बचा सकती है, अगर आप किस्मत वाले हुए तो। दोस्तों, अब वक्त हो चला है वीडियो को यहीं खत्म करने का। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।